जनवरी का महीना अपने पूरे यौवन पर था। रात की ठंडी हवाएं जैसे चाकू की तरह चलती थी। गांव धौलपुर के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छप्पर में से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। अंदर राजू और सरिता एक फटे कंबल में सिमटे पड़े थे। उनके 2 बच्चे, 8 साल का अमन और 6 साल की पूजा, कोने में एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। राजू की उम्र करीब 37 साल थी। चेहरे पर मेहनत और गरीबी की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। वह एक दिहाड़ी मजदूर था। सरिता भी उसी की उम्र की थी, पर चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों ने समय से पहले बुढ़ापा ला दिया था। राजू, उठो भी, सूरज निकलने वाला है। ठेकेदार साहब के निर्माण स्थल पर देर हो जाएगी तो मजदूरी काट लेंगे। सरिता ने धीरे से कहा। राजू ने आंखें खोली। ठंड इतनी थी कि हड्डियों में सर्दी जमी हुई लग रही थी। अरे भाई, ये जाड़ा तो जान ही ले लेगा। कंबल ओढ़ने के बावजूद लगता है जैसे बर्फ के बीच पड़ा हूं। पता है मुझे, पर बच्चों के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। कल से घर में आटा भी नहीं बचा। राजू उठा। शरीर में ताकत नहीं थी, पर मजबूरी थी। बाहर कोहरा इतना घना था कि 5 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। जमीन पर पाला जमा हुआ था। हर सांस के साथ मुंह से भाप निकल रही थी। सरिता ने चूल्हे पर थोड़ा पानी गर्म किया। बस यही बच्चा है, कल की बची सूखी रोटी और गुड़। चलो यही सही, कुछ तो है। राजू ने रोटी खाई और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे 2-3 और मजदूर मिले, किशन, रामदीन और बलराम। सब एक ही हाल में थे। अरे राजू भाई, इस ठंड में भी निकल पड़े। भाई, घर में बैठे रहें तो भूख मार देगी। ठंड से तो लड़ा जा सकता है। सही कहा। चलो देखते हैं आज ठेकेदार साहब काम देते हैं या नहीं। चारों मजदूर कोहरे में खोए हुए निर्माण स्थल की ओर चल पड़े। साइट पर पहुंचते ही ठेकेदार ने चिल्लाया, अरे ओ राजू, फिर देर से आया। अब तो तेरी आदत हो गई है। साहब, रास्ते में कोहरा बहुत था, कुछ दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना। आज आधे दिन की मजदूरी मिलेगी, समझा? राजू कुछ नहीं बोला। चुपचाप अपनी जगह पर जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ ठंड से अकड़े हुए थे। उंगलियों में दर्द हो रहा था। किशन ने पास आकर कहा, भाई, इतनी सर्दी में काम करना खतरनाक है। आज थोड़ा आराम से काम करते हैं। आराम से काम करेंगे तो घर में रोटी का आराम खत्म हो जाएगा भाई। दोपहर तक थोड़ी धूप निकली, पर हवा फिर भी ठंडी थी। मजदूर एक जगह इकट्ठे होकर खाना खाने बैठे। राजू ने अपनी पोटली से वही सूखी रोटी निकाली। राजू भाई, तेरी पत्नी अच्छी रोटी बनाती है। रामदीन ने मजाक में कहा। हाँ भाई, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी खजाना लगती है। तेरे बच्चे कैसे हैं? दोनों को ठंड लग गई। अमन को तो बुखार भी आ गया। डॉक्टर के पास ले जाना है, पर पहले मजदूरी तो मिले। सब चुप हो गए। वह चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। गरीबी में बीमारी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। शाम होते होते ठेकेदार ने सबको बुलाया। आज आधे दिन की मजदूरी बस 60 रुपए मिलेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो कल पूरे दिन काम कर लेना। राजू ने 60 रुपए लिए। मन में गुस्सा था, पर कुछ कह नहीं सकता था। यही उसकी मजबूरी थी।
घर लौटते समय अंधेरा हो चुका था। कोहरा और भी घना हो गया था। झोपड़ी के अंदर सरिता ने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई हुई थी। बच्चे उसके पास बैठे थे। आ गए तुम। आज कैसा रहा? बस वही हाल। मजदूरी भी आधी काट ली। अब 60 रुपये में क्या होगा? सरिता की आंखों में निराशा झलक गई। हमेशा यही होता है, पर क्या करे, जब तक सांस है तब तक जलना ही होगा। हाँ, पर अमन कैसा है? बुखार कम हुआ? नहीं, और बढ़ गया लगता है। रात भर तड़पता रहा। राजू ने अमन के माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अमन ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, अब नहीं लगेगी। ये कंबल ओढ़ ले। पर पिताजी, ये तो फटा हुआ है। बेटा, फटा ही सही, पर यही हमारा कवच है। पूजा भी कोने में दुबकी बैठी थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। पिताजी, आग और तेज कर दो ना, बहुत ठंड है। बेटा, लकड़ी खत्म हो गई है, बस ये सूखे पत्ते ही बचे हैं। राजू ने इधर उधर देखा। झोपड़ी के पीछे कुछ पुरानी बांस की टोकरियां पड़ी थी। सरिता, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी। बच्चे जम जाएंगे नहीं तो। पर ये तो काम में आती है। जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी और चूल्हे में डाल दी। थोड़ी देर में आग की लौ उठी। बच्चों ने राहत की सांस ली। 3 दिन और बीत गए। सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और भी बढ़ गई थी। अब तो रात में हवा के साथ बर्फीली बूंदें भी गिरने लगी थी। गांव के कई झोपड़ों में लोग बीमार पड़ने लगे थे। राजू रोज निर्माण स्थल पर जाता, पर ठेकेदार ने काम कम कर दिया था। इतनी ठंड में सीमेंट और मिट्टी जम जाती है। काम बंद है, जो चाहे घर बैठे। साहब, कम से कम कुछ तो दे दीजिए। बच्चे भूखे हैं। मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चों को खिलाना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। जाओ, कहीं और काम ढूंढो। राजू निराश होकर वापस लौट आया। रास्ते में उसने सोचा, अब क्या करूं? घर में कुछ नहीं बचा। बच्चे बीमार हैं। सरिता भी कमजोर हो गई है। घर पहुंचकर उसने देखा कि सरिता आग जलाने की कोशिश कर रही है, पर लकड़ी नहीं है। राजू, अब क्या होगा? 3 दिन से ठीक से खाना नहीं बना। बच्चे रो रहे हैं। राजू कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल गया। वह गांव के चौपाल की ओर गया। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। काका, कुछ काम मिलेगा क्या? कहीं भी चलूंगा। बेटा, इस ठंड में कोई काम नहीं चल रहा। सब बंद पड़ा है। खेतों में भी काम नहीं है। तो फिर हम क्या करें? बेटा, जितनी ताकत है उतने दिन लड़ो। ऊपर वाला मालिक है। राजू निराश होकर वापस लौट रहा था। तभी उसे एक विचार आया। गांव से बाहर एक जंगल, वहां सूखी लकड़ियां होंगी। क्यों ना वहां जाकर लड़कियां काट लो। उसने घर जाकर सरिता को बताया। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले जीने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हम सब वैसे भी मर जाएंगे। सरिता चुप हो गई। उसे पता था कि राजू सही कह रहा है। अगली सुबह राजू जंगल की ओर निकल पड़ा।
रास्ता बहुत कठिन था। बर्फ से ढकी मिट्टी पर चलना मुश्किल था। हर कदम पर फिसलने का डर था, पर वह नहीं रुका। जंगल में पहुंचकर उसने एक सूखा पेड़ देखा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो गए थे, शरीर कांप रहा था, पर वह रुका नहीं। कई घंटे बाद उसने लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर तैयार किया। उसे कंधे पर लाद कर वापस चल पड़ा। शाम को जब वह गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। अरे राजू, तू जंगल से लकड़ियां लेकर आया इस ठंड में? हाँ काका, जब काम नहीं मिलता तो खुद ही काम बनाना पड़ता है। घर पहुंचकर उसने आग जलाई। पहली बार कई दिनों बाद झोपड़ी में गर्मी फैली। बच्चे खुश हो गए। पिताजी, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा ने कहा। बेटा, जब तक ये आग जलती रहेगी हम जिंदा रहेंगे। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। तुमने आज सचमुच कमाल कर दिया। अभी और करना है सरिता। कल से इन लकड़ियों को बेचूंगा। गांव में लोगों को भी जरूरत है। अगले दिन से राजू ने अपना धंधा शुरू कर दिया। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव में बेचता। धीरे धीरे कुछ और मजदूर भी उसके साथ जुड़ गए। सरिता भी उसकी मदद करने लगी। वह गांव में जाकर लोगों को बताती कि लकड़ियां उपलब्ध हैं। धीरे धीरे उनकी आमदनी होने लगी। राजू देखो, आज एक 150 रुपए कमाए हमने। सरिता ने खुशी से कहा। हाँ, अब हालात सुधर रहे हैं। बच्चों के लिए दवा भी ला सकते हैं। एक दिन राजू अमन और पूजा को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने बच्चों को देखा और कुछ दवाइयां दी। ठंड से बचाकर रखो इन्हें, गर्म कपड़े पहनाओ। जी वैद्य जी, अब हम कोशिश कर रहे हैं। घर लौटते समय राजू ने बाजार से थोड़ा आटा, दाल और एक पुरानी रजाई खरीदी। धीरे धीरे फरवरी आ गई। ठंड अभी भी थी, पर अब राजू और सरिता के पास कुछ साधन थे। उनके पास अब लकड़ियों का छोटा सा स्टॉक था। गांव के कई लोग उनसे नियमित रूप से लकड़ियां खरीदते थे। एक दिन ठेकेदार खुद उनके पास आया। अरे राजू, सुना तूने अपना धंधा शुरू कर लिया? हाँ साहब, मजबूरी थी। अच्छा किया। मुझे भी लकड़ियों की जरूरत है निर्माण स्थल के लिए। क्या तू सप्लाई कर सकता है? राजू हैरान रह गया। सच में साहब? हाँ, पर समय पर डिलीवरी चाहिए। जरूर साहब, आप भरोसा रखिए। यह राजू के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब उसे नियमित काम मिलने लगा। उसने किशन, रामदीन और बलराम को भी अपने साथ ले लिया। भाई लोग, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। सब खुश हो गए। अब उनके पास भी रोजगार था। मार्च की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी। हवा में अब नरमी आने लगी थी। खेतों में हरियाली लौटने लगी।
गांव में फिर से रौनक आ गई। राजू और सरिता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अमन और पूजा खेल रहे थे। सरिता, देखो, हमने कर दिखाया, सर्दी हार गई। हाँ राजू, तुम्हारी हिम्मत ने हमें बचा लिया। अगर तुमने हार मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हार मानना गरीबों के लिए मौत है सरिता। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई मुसीबत नहीं जीत सकती।